नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी लगातार बढ़ती ही जा रही है। ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है और क्यों होता है, क्या है ब्रेस्ट कैंसर का उपचार, ब्रेस्ट कैंसर बीमारी और इसके इलाज पर आज पूरी बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ खास डॉक्टर्स का एक पैनल इस वक्त मौजूद है, उनसे हम बातचीत शुरू करेंगे। उनका मैं इंट्रोडक्शन एक बार कर देती हूं। डॉक्टर अजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जो सीनियर कंसल्टेंट हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर रजत बजाज है, जो सीनियर कंसल्टेंट है मेडिकल ऑन्कोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर रणदीप सिंह जी भी हैं, और उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत कर लेते हैं। ये भी सीनियर कंसल्टेंट है। इनसे हम एक करके चर्चा शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले डॉक्टर अजय का मैं रुख कर लेती हूं। डॉक्टर अजय, सबसे पहले तो ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, क्योंकि देखिए महिलाओं में खासकर खुलकर इस बारे में चर्चा नहीं होती, खुलकर बात नहीं होती। तो एक बार खुलकर बताइए कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, कैसे होता है। जी देखिए, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फीमेल्स जो हैं, कोई भी उनको अगर ब्रेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको छुपा के रखती हैं काफ़ी टाइम तक। लेकिन सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर जो है ये बेसिकली ब्रेस्ट के जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं, हमारे जो ग्लैंड्स हैं या उसके डक्ट्स हैं, ये वहीं से स्टार्टिंग होती है इसकी। हम देखते हैं कि जो हमारा जो बच्चों को हम मिल्क पिला रहे हैं वो डक्ट से होते हुए हमें निप्पल से होते हुए ये हमारे बच्चों तक पहुँचता है। तो जो इसका ब्रेस्ट कैंसर के जो सेल्स हैं वो इन्हीं में से ही हैं, जो कि स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो ये हम बोलते हैं इसको कि ये नॉन इन्वेजिव हैं, कि ये अभी बहुत ज़्यादा फैले हुए नहीं हैं। और दूसरा बात आता है ये उन्हीं डक्ट से होते हुए बाहर आके बाकी सेल्स को इन्वॉल्व करते हुए इन्वेजिव बन जाते हैं। तो कोई भी जो गांठ या कोई भी लंप या कोई भी कलरेशन डिस्कलरेशन हमारी स्किन में आ रही है, कोई निपल में चेंजेस आ रहे हैं या निपल के अराउंड जो हमारे एरियोलाज हैं, जो स्किन है उसमें चेंजेस हैं, तो ये सारे ही ब्रेस्ट कैंसर हैं। और इसकी फॉर्मेशन जो है ये कुछ म्यूटेशंस हैं जो हमारे सेल्स में हो रही हैं, उसके कारण की ये प्रोड्यूस हो रहे हैं और बन रहे हैं। डॉक्टर रणदीप, क्या वजह है, क्यों आजकल इतना सुनने में आ रहा है? क्योंकि देखिए जो हम रिकॉर्ड देख रहे हैं, साल दर साल ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में बहुत कॉमन होता जा रहा है ब्रेस्ट कैंसर जो है। ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ने के कई कारण हैं। सबसे पहले जो है वेस्टर्नाइजेशन लाइफस्टाइल, जैसे कि लेट मैरिजेस, लेट चाइल्ड बर्थ, ब्रेस्ट फीड ना कराना, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि प्रोटेक्टिव फैक्टर्स माने जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिसको मैं लेबल करके हम पेशेंट्स को ये बोल सकें कि यस, अगर आप ब्रेस्ट फीड कराओगे तो 100% आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। सो ऑलवेज कैंसर इज मल्टीफैक्टोरियल, मतलब कई फैक्टर्स हैं जिसमें से लाइफस्टाइल से जो जुड़े हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और उनमें ओबेसिटी, मतलब मोटापा, नॉट ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड, लेट चाइल्ड बर्थ, लेट मैरिजेस, ये हैं कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तब ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस, या फिर फीमेल सेक्स में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस मेल सेक्स से ज्यादा हैं। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो ये भी पोर्ट्रे करता है कि जीन्स हमारी इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ जीन कॉल्ड BRCA, जिसको हम ब्राका कहते हैं इकट्ठे। दैट ब्राका जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। एंड कई बार जब हमारी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग होती है ब्रेस्ट कैंसर की, ओवेरियन कैंसर्स की, या फिर पैंक्रियाटिक या प्रोस्टेट कैंसर्स की, तब हम जरूर इस जीन के टेस्ट करते हैं और ये जेनेटिक ओरिजिन का भी कैंसर हो सकता है। जनरली दीज आर द मल्टीफैक्टोरियल एंड दीज आर द यूजुअल रीजंस। बिल्कुल, ये तमाम जो रीजंस हैं और ये हो सकते हैं रीजन, हम ऐसा मान सकते हैं। डॉक्टर बजाज, लक्षणों की अगर बात करें, सिम्टम्स की अगर बात करें, तो कैसे शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर कुछ महिलाओं में अनडिटेक्टेड हो सकता है और कुछ महिलाओं में इसके कुछ लक्षण मिल सकते हैं। अगर हम लक्षण की बात करें तो करीब 40 से 50% महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर एक लंप की तरह या एक गांठ की तरह ब्रेस्ट के अंदर दिखेगा। ये सिर्फ ब्रेस्ट में ना होके बगल की जो साथ की बगल होती है या एक्जिला होता है, उसके अंदर भी ये गांठ हो सकती है। तो अगर कोई महिला को ये गांठ है तो इसका जांच कराना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं। सारी ब्रेस्ट की गांठें ब्रेस्ट कैंसर नहीं होती। कुछ कम उम्र की महिलाओं में ब्रेस्ट की गांठें किसी और वजह से भी हो सकती हैं, लेकिन इसकी जांच जरूर होनी चाहिए।
और सिम्टम्स में आता है निप्पल का रिट्रैक्शन, निप्पल का कोई साइज या आकार में कुछ चेंज आना, उसका ज्यादा उभराव आना या ज्यादा अंदर की तरफ आना, स्किन के चेंजेस जैसे कि ब्रेस्ट के ऊपर जो चमड़ी होती है उसके अंदर कुछ कलर में चेंजेस आना, वो भी हो सकता है। ब्रेस्ट से या निप्पल से कुछ अजीब सा डिस्चार्ज आना, या तो मिल्क सिक्रीशन आना या कुछ डिस्चार्ज आना जिसके अंदर खून के भी कुछ दाग हो सकते हैं। ज्यादातर ये चेंजेस जो हैं ब्रेस्ट कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट से बाहर निकल के कहीं और जाता है तो हड्डी के अंदर जाकर हड्डी में दर्द पैदा कर सकता है, लिवर में जाकर पीलिया पैदा कर सकता है, बट यह लक्षण बहुत लेट आते हैं। तो इसलिए महिला को यह पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट से संबंधित ब्रेस्ट के लक्षण सबसे ज्यादा जरूरी हैं और अर्ली डिटेक्शन से इनको देखा जा सकता है। बिल्कुल, डिटेक्शन की यहाँ पर अगर बात करें डॉक्टर अजय, किस तरह से हम एग्जामिन करा सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, सेल्फ एग्जामिन अगर करना हो तो वो किस तरह से होता है? देखिए, अगर हमें डिटेक्शन की बात करें, पहले तो ये मैं बताना चाहूंगा कि जितना अर्ली डिटेक्ट करेंगे हम कैंसर को, उतना ही उसका क्योर रेट बढ़ेगा। और अगर हम डिटेक्शन में आए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फीमेल का सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। और इसका तरीका बहुत ही ईजी है। उसको एक मिरर के सामने वो खड़े होके अपनी ब्रेस्ट की वो चेंजेस देख सकते हैं, जिसमें उसको देखना है कि क्या दोनों ब्रेस्ट का साइज, उसकी शेप या जो निप्पल का साइज है, उसका लेवल है, वो एक तरह का है कि नहीं, कोई गांठ उसको फील हो रही है। और हाँ, इन सबको देखते हुए उसको अपने आर्म पिट को नहीं भूलना है, अपने आर्म पिट को उसको देखना है। और ये सिर्फ एग्जामिनेशन खड़े होके नहीं, इसको एग्जामिनेशन को एक पिल्लो अपने पीछे बैक में रख के फीमेल अपनी ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन कर सकती है, जिससे कि अगर कोई उसको अनयूजुअल या कोई भी चीज़ दिखाई दे तो अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी रहा जो एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या कि ऑन्कोलॉजिस्ट का जो काम है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बाद अगर क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो एक डॉक्टर खुद पेशेंट को देखेगा, और उसके बाद अगर उसे कुछ लग रहा है तो इसमें बहुत ही सिंपल टेस्ट है, जिसमें मैं कहूँगा कि कोई मेजर टेस्ट नहीं है जिसमें कि हम बोलें कि हाँ कोई पेनफुल टेस्ट है। यूजुअली पेशेंट्स को हम बोलें तो मैमोग्राफी का नाम लेके वो बहुत डर उनमें रहता है कि ये पेनफुल है, लेकिन जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो लीस्ट पेनफुल है, जो कि एक नॉर्मल एक्सरे की तरह है। हमें ब्रेस्ट का एक्सरे किया जाता है, कुछ फीमेल्स हैं जिसमें हम अल्ट्रासाउंड या MRI बोलते हैं ब्रेस्ट का करने के लिए, और उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी बायोप्सी करना ब्रेस्ट की, क्योंकि उस टिश्यू पे हम बहुत सारी जांच करते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम अपनी ट्रीटमेंट को टेलर किया जाता है। तो यानी डॉक्टर रणदीप, जो स्क्रीनिंग की बात यहाँ पर होती है, क्या यही सब आता है स्क्रीनिंग में? मैमोग्राम और एक्सरे कराना, ये सारे स्क्रीनिंग का तरीका है? जैसे डॉक्टर अजय ने कहा, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि स्क्रीनिंग नॉर्मल इंडिविजुअल्स में होती है, पेशेंट्स में नहीं होती। स्क्रीनिंग उन लोगों के लिए है जिनको जो कि नॉर्मल है या फिर उनके घर में कोई रिस्क फैक्टर है। मैमोग्राफी इज द टेस्ट जो कि डॉक्यूमेंटेड है स्क्रीनिंग के लिए, बट ये जो टेस्ट है ये एज डिपेंडेंट है, क्योंकि यंग ब्रेस्ट जो है वो मैमोग्राफी में बहुत अच्छा उनका अपटेक नहीं आता। यंग ब्रेस्ट डेंस होते हैं और मैमोग्राफी में उसमें ट्यूमर लीजन्स पिकअप नहीं होते। कुछ कंट्रीज 45 फॉलो करती है नेशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम, कुछ 50। जनरली 45-50 इज द एज जब हम रिकमेंड करते हैं स्क्रीनिंग के लिए। एवरी ईयर अ मैमोग्राफी, अ गुड मैमोग्राफी शैल बी डन। अगर 45 के नीचे कोई पेशेंट को रिस्क लग रहा है या कुछ कराना चाहता है तो हम जनरली अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट सजेस्ट करते हैं। बट मैमोग्राफी का जो रिकमेंडेड सजेस्टेड टेस्ट है दैट इज मैमोग्राफी ऑफ बोथ द ब्रेस्ट वंस इन अ ईयर फ्रॉम द एज ऑफ 50 टिल द एज ऑफ 70 और 75। लेकिन डॉक्टर बजाज, आजकल इतना आम क्यों हो गया है? क्यों आजकल यंग गर्ल्स में भी देखा जा रहा है? क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, एक एज के बाद जो है ये ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी यहाँ पर देखने को आती थी, लेकिन अब जो है यंग गर्ल्स में भी देखा जा रहा है। इसके पीछे की क्या वजह मानी जाए? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि आजकल ब्रेस्ट कैंसर जो कि हमेशा से महिलाओं में था, लेकिन अगर हम एक रीसेंट एविडेंस बेस्ड भी एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ग्लोबोकॉन 2022 डेटा हमें बताता है कि ब्रेस्ट कैंसर पूरे विश्व में महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है। ना सिर्फ ये, इंडिया में भी सबसे कॉमन कैंसर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर है। तो ये हमेशा से एज डिपेंडेंट डिजीज रही है, जैसा कि आपने भी कहा कि 60 से 65 साल की उम्र के
के बाद ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है। लेकिन अगर यंग लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर हमें की बात करें तो हम उसको दो तरीके से देखते हैं, एक जेनेटिक कॉजेज और एक नॉन जेनेटिक कॉजेज। तो अनुवांशिक या जेनेटिक कॉजेज का मतलब हुआ कि उस महिला के फैमिली में कोई ऐसा केस या तो पैटर्नल साइड पे या मैटरनल साइड पे रहा हो, या तो ब्रेस्ट कैंसर का या ओवरी का। डॉक्टर रणदीप ने अभी आपको बताया अबाउट ब्राका जीन, तो वो ब्राका जीन से रिलेटेड हो सकता है। अगर हम नॉन जेनेटिक कॉजेज की बात करें तो ये भी एक कारण है यंग फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का। और ये सारे जो नॉन जेनेटिक कॉजेज हैं ज़्यादातर लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। तो लाइफस्टाइल के अंदर ओबेसिटी, फिजिकल एक्टिविटी कम करना, स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन, ये सारी चीज़ें आती हैं। महिलाओं में आजकल शादी लेट करना की का प्रचलन ज़्यादा है। अगर फर्स्ट चाइल्ड बर्थ जो है 30 साल की उम्र के बाद हो रहा है, या एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की गई है, ये सारे कारण होते हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए ये केसेस हमारे सोसाइटी में आजकल बढ़ रहे हैं। एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि ये केसेस शायद पहले भी थे लेकिन डिटेक्शन मोडालिटीज़ बहुत अच्छी नहीं थी। आजकल जागरूकता ज़्यादा है, आपके चैनल के माध्यम से भी लोग जान रहे हैं कि मैमोग्राफी कराना ज़रूरी है। तो इसलिए अगर ज़्यादा स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होंगे, अगर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो ये बीमारी जल्दी पकड़ी जाएगी और ज़्यादा पकड़ी जाएगी। डॉक्टर अजय, ट्रीटमेंट की अगर बात करें, किस तरह से ट्रीटमेंट होता है? देखिए आमतौर पर देखिए महिलाएं जो है, लड़कियां जो हैं, डर जाती है इस नाम के सुनते ही, कैंसर नाम से ही लोग डर जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की बात होती है वह पहले ही वो सहम जाती हैं। ट्रीटमेंट किस तरह से होता है? क्या कीमोथेरेपी होती है या दवाइयों से भी इस इलाज हो सकता है? जी, ट्रीटमेंट जो है, अगर हम ट्रीटमेंट पे आए तो ट्रीटमेंट सारा ही पहले तो स्टेज के ऊपर डिपेंड है कि स्टेज है क्या है इसकी। तो पेशेंट को पहले तो एक स्टेज के अनुसार हम देखा जाता है कि क्या वो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में आ रहा है या लोकली एडवांस में आ रहा है या वो स्टेज 4 में आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो इसमें मोडेलिटीज़ हैं, सारी ही मोडेलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें कि हम कीमोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपीज़ हैं, सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी है। तो इन सब का ही इन्वॉल्वमेंट रहता है अगर पेशेंट की स्टेज या उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो एलो कर रही हैं। तो अगर तो अर्ली स्टेज है, जिसको हम स्टेज 1 या 2 कहते हैं, उसमें हम यूजुअली पेशेंट को सबसे पहले सर्जरी में पेशेंट को लिया जाता है। और अगर थोड़ी लोकली एडवांस स्टेज है तो जैसे थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया कि बायोप्सी और उसके ऊपर कुछ स्पेशल टेस्ट किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो प्लान किया जाता है। और जिसमें कि कीमोथेरेपी हो सकती है, टारगेटेड थेरेपी हो सकती है, एंड उसके बाद पेशेंट को हम रेडिएशन और सर्जरी में भी इन्वॉल्वमेंट किया जाता है। अगर लेट स्टेज में है तो उसमें यूजुअली हम अवॉइड करते हैं सर्जरीज और अवॉइड करते हैं इवन रेडिएशन थेरेपी, जिसमें कि ट्रीटमेंट होली एंड सोनली सिर्फ रहा जाता है कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज या कुछ टैबलेट्स रहती हैं जिनको हम हार्मोनल थेरेपीज, या आजकल कुछ बहुत रिसेंट टैबलेट्स आई हुई हैं जिसको हम कीमोथेरेपी की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। सो सारा मिला के ट्रीटमेंट में हम देखें तो एक बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी इसमें अप्रोच रहती है, जिसमें कि सर्जरी, रेडिएशन और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का सबका रोल रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट आगे जो है वो एडवांस होता चला जा रहा है। डॉक्टर रणदीप, ब्रेस्ट कैंसर फैलता भी है? यस, ब्रेस्ट कैंसर फैलता है। ब्रेस्ट कैंसर जब हम यूज करते हैं यूजुअल एक जेनेरिक टर्म ब्रेस्ट कैंसर, तो हम मान के चलते हैं फैलने वाला है। जब नहीं फैलता, जिसको हम बिनाइन कहते हैं, उनमें जनरली डिफरेंट टर्म्स होती हैं, जैसे कि DCIS इज अ मेडिकल टर्म। वो वाले जो ट्यूमर्स हैं वो फैलते नहीं हैं, वहीं रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। बट वंस वी से ब्रेस्ट कैंसर, दैट मीन्स इट कैन स्प्रेड। अनफॉर्चुनेटली इंडियन कॉन्टिनेंट में जो प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स जो कि एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर के या फिर ब्रेस्ट कैंसर जो ब्रेस्ट से निकल के लिवर, लंग या बोन्स में फैला होता है, वो प्रोपोर्शन आज भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे डॉक्टर अजय ने बोला कि जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है, बट यस बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कम है, बट स्टिल एडवांस्ड कैंसर्स का प्रोपोर्शन आज भी ज़्यादा है। कुछ कॉमन ऑर्गन्स जहाँ पे स्प्रेड होता है आर लंग्स, बोन्स एंड लिवर। डॉक्टर बजाज, ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट के दौरान क्या कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? जैसा कि डॉक्टर अजय, डॉक्टर रणदीप ने बताया कि ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बहुत सारी हैं। अगर हम सर्जरी की बात करें, सबसे प्राइम मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज़ सर्जरी। अगर लोकलाइज स्टेज में पेशेंट को पता लगता है तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है।
सर्जरी के बाद जो अंग निकाला गया है उस अंग में कुछ महीनों तक दर्द रह सकता है। ये दर्द इस वजह से रहता है क्योंकि वहाँ पे जो टिश्यू है, जो बाकी बचा हुआ टिश्यू है, वो रीऑर्गेनाइज होता है और उसकी वजह से कुछ नंबनेस या कुछ टिंगलिंग सेंसेशन या कुछ दर्द रह सकता है और कुछ महीनों बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अगर हम कीमोथेरेपी की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर की कीमोथेरेपी में ज़्यादातर महिलाओं को हेयर लॉस होता है या बाल जाते हैं कीमोथेरेपी के दौरान, लेकिन ये बाल कीमोथेरेपी ख़त्म करने के बाद बिल्कुल सही तरीके से वापस आ जाते हैं। कीमोथेरेपी के दौरान कुछ महिलाओं में बोन मैरो सप्रेशन या जो हमारे अपने सेल्स हैं बोन मैरो के, वो कुछ लॉस होते हैं, कम होते हैं, जिनको हम कुछ दवाइयों द्वारा स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो कीमोथेरेपी के साथ एसोसिएटेड हैं, लेकिन फिर भी कीमोथेरेपी अगर आपके डॉक्टर ने सलाह दी है तो ब्रेस्ट कैंसर में ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज एक ऐसा इलाज है जो पेशेंट का सर्वाइवल काफ़ी अच्छा होता है। तो इसीलिए अगर आज कोई पेशेंट इलाज करा रहा है तो वो चाहेगा कि सालों साल ठीक रहे, तो कीमोथेरेपी के द्वारा बीमारी को वापस आने से रोका जा सकता है। अगर हम रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन में भी लोकल साइट पे कुछ पेन या स्किन का चेंजेस आ सकते हैं, स्किन के कलर के चेंजेस, ये भी बिल्कुल रिवर्सिबल होते हैं। कुछ टाइम पे इनके भी दाग स्किन से गायब हो जाते हैं। तो साइड इफेक्ट्स की वजह से ट्रीटमेंट को रोके नहीं या ट्रीटमेंट के बारे में परेशान ना हो। ये साइड इफेक्ट्स ज़्यादातर टेम्परेरी होते हैं, लेकिन इसके जो गुड इफेक्ट्स हैं वो परमानेंट हैं और बीमारी को वापस आने से रोकने के लिए सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर्स में एक लाभदायक चीज़ है। लेकिन डॉक्टर अजय, कीमोथेरेपी से कई बार महिलाएं बचने की कोशिश करती हैं, तो क्या उनके लिए कोई और ऑप्शन, जैसे मैंने इम्यूनोथेरेपी के बारे में सुना है, तो वो क्या है? जी देखिए, इसका डिसीजन जो रहता है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की स्टेज, फिर से मैं बोलूंगा कि स्टेज क्या है। कुछ ऐसी स्टेजेस हैं जिसमें कि डेफिनेटली हम पेशेंट को, फीमेल को एक कीमोथेरेपी से बचा सकते हैं। वो बहुत अर्ली स्टेजेस हैं, जैसे कि हम बात करें तो कुछ 1 और 2 स्टेजेस में हम क्या करते हैं, कुछ जेनेटिक टेस्टिंग्स हमारी हैं जिनको हम जेनेटिक एरेस बोलते हैं, वो हम टेस्ट करवाया जाता है। तो उस टेस्ट में हम कुछ जीन्स की स्टडी करते हैं जिसमें कि हमें ये पता चलता है कि उस पेशेंट के रिकरेंस क्या है, रिकरेंस में जो बीमारी है उसको वापस आने के चांसेस कितने। तो उस पेशेंट को हम 2 में डिवाइड करते हैं, या तो वो लो रिस्क होगा या हाई रिस्क होगा। लेकिन अगर वो लो रिस्क में आ जाती है तो उसको हम उस कीमोथेरेपी से बचा सकते हैं और उसकी जगह पे हम उसको कुछ टैबलेट्स दे सकते हैं। रही दूसरी बात जो हमने कहा कि इम्यूनोथेरेपी की, इम्यूनोथेरेपी का रोल बहुत ज़्यादा अभी ब्रेस्ट कैंसर में तो नहीं है, लेकिन हाँ इसका इवॉल्विंग रोल आया है। लेकिन इसकी सिर्फ हमारे पास जो अभी जो हम फेस कर रहे हैं वो इसकी प्रॉब्लम्स ही हैं, इसकी कॉस्ट। हाँ, कुछ हमारे चीज़ें हैं जिसमें कि हम कर सकते हैं, जो कि जैसे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर्स हैं उसमें हम कर सकते हैं, जिसमें कि इनिशियली इम्यूनोथेरेपी का रोल है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी भी कीमोथेरेपी इसके एक स्टैंडर्ड है जो कि पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसका अगर हम देखें सर्वाइवल रेट जो है वो 90% से ऊपर है। अगर हम ओवरऑल सर्वाइवल रेट देखें ब्रेस्ट कैंसर का 5 ईयर सर्वाइवल रेट, तो एक बहुत जरूरी ट्रीटमेंट है जिसमें कि मिनिमल साइड इफेक्ट्स हैं जो हमने डिस्कस किए, और विद टाइम वो सब निकल जाते हैं और पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ अपनी जी सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर रणदीप, क्या पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है? यस, एक्चुअली कई लोगों को हैरानी होगी कि पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। अगर आपको याद हो, जब मैंने कहा था कि फीमेल सेक्स इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स, दैट डजंट मीन कि मेल सेक्स को ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। एंड ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि मेल्स को अगर कोई गांठ छाती में फील हो रही है और वो ये ना समझें कि इसमें ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। सेकेंड, जब भी मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होता है तब हमारा जीन्स का सस्पिशन बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो ये वाले रिस्क फैक्टर्स हैं, लेट मैरिजेस और ब्रेस्ट फीड का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, और ये वाले जो लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो नहीं होते। जब भी हम मेल ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को देखते हैं तो हमारा जेनेटिक कॉज जो है इट इज़ क्वाइट हाई ऑन द कार्ड्स की जेनेटिक रीज़न हो सकता है। मेल्स के ब्रेस्ट कैंसर में एक और प्रॉब्लम है कि मेल्स का जो ब्रेस्ट का फैट टिश्यू है वो कम है, इसलिए वो बहुत जल्दी स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। फीमेल्स में फैट टिश्यू ज़्यादा होने के कारण ब्रेस्ट तक रिस्ट्रिक्टेड रहता है उनका डिजीज़। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात करें, स्टेज बाय स्टेज वी ट्रीट देम एग्जैक्टली लाइक फीमेल ब्रेस्ट कैंसर। कुछ एक्सेप्शंस हैं which are more of, I mean it is more of a medical reasons, but surgery, radiation, chemo और major जो decision making points हैं वो are same as female breast cancers। और इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सज्जन राज पुरोहित जी हैं।
डॉक्टर सज्जन राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। और जिस तरह से आज हम ब्रेस्ट कैंसर को लेकर चर्चा कर रहे हैं, हमने तमाम यहाँ पर सवाल जवाब किए। हमारे साथ खास डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है कि करके हमने उनसे जाना कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। आपके पास कई तरह के केसेस आते होंगे ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, आपका क्या मानना है, क्यों ब्रेस्ट कैंसर आजकल इतना कॉमन हो गया है? जो ब्रेस्ट कैंसर है, 2-3 कारण है जिसकी वजह से हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत सारी चीजें सुन रहे हैं। एक तो पिछले 20 से 25 सालों में अगर आप एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो तो वो ह्यूमन पॉपुलेशन की थ्रू आउट डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग कंट्रीज में काफी बढ़ी है। ऑन एवरेज ये मान लीजिए कि इंडिया का जो आप बोलिए एवरेज लाइफ स्पैन था 1947 में, वो काफी कम था, सिर्फ 32 ईयर्स था। अभी वो 65 ईयर्स से ऊपर जा चुका है। इसी तरह से काफी सारे कंट्रीज के अंदर जो पॉपुलेशन है उनका एवरेज लाइफ स्पैन 65-70 के ऊपर है। अगर कोई भी लेडी, अगर हम देखें 100 लेडीज हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, अगर वो 60 साल से ऊपर अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करती हैं, 1 in 8 विल डेवलप ब्रेस्ट कैंसर। ये एक पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल इंसिडेंस भी ब्रेस्ट कैंसर का बड़ा है, क्योंकि अब ज्यादातर जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो कम हो गई हैं, कार्डियक डिजीजेस हैं वो काफी अच्छी कंट्रोल हैं। तो इसी वजह से ज्यादातर लोग एक अच्छा लाइफ स्पैन जी पा रहे हैं और उनके अंदर एक एज रिलेटेड चेंज की तरह ये जो ब्रेस्ट कैंसर है उनके अंदर बढ़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारे बदलाव आए हैं और लेडीज के अंदर जो न्यूअर मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हार्मोनल स्ट्रेस और हार्मोनल चेंजेस आने की वजह से और ओबेसिटी और दूसरी डिजीज लाइक डायबिटीज और हाइपरटेंशन की वजह से उनका जो एक लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया है। और ये भी एक्चुअल कारण है जिसकी वजह से लेडीज के अंदर ब्रेस्ट कैंसर बढ़ा है। तीसरा जो ये कारण है कि जागरूकता बहुत ज्यादा किसी भी कैंसर के बारे में अगर हम देखें तो आप दुनिया भर में देखेंगे मीडिया के अंदर ब्रेस्ट कैंसर इज द नंबर 1। आप ये बोलते हैं कि पोस्टर कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर को लेकर हर लेडी आज की डेट में अवेयर है और ये बहुत अच्छी बात है कि इसके बारे में हम सब लोग बात करते हैं। और इन सभी कारणों से एक तो एक्चुअल इंसिडेंस बढ़ा है, दूसरा अवेयरनेस बढ़ी है। इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो पिछले 20 सालों के अंदर जो कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का जो अगर आप इंसिडेंस देखेंगे वो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गया। नहीं, लेकिन डॉक्टर घबराने की कितने ज्यादा जरूरत है? क्योंकि महिलाओं को देखिए, जब इस बारे में पता चलता है तो वो घबरा जाती है, शुरुआत में बताना नहीं चाहती, किसी से डिस्कस नहीं करना चाहती, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। तो क्या ये जानलेवा हो जाता है ये? मैम अच्छी बात ये है कि जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि एक्चुअली रिस्क बढ़ा है या इंसिडेंस बढ़ा है, यस बढ़ा है। लेकिन आप ये भी मानेंगे कि 1950s के अंदर अगर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता था तो वो अगर हम 5 years सर्वाइवल देखें तो 35% था। मतलब सिर्फ 100 में से 35 लेडीज ही 5 साल निकाल पाती थी। आज की डेट में ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल मोर देन 75% 5 year हो गया। इसका मतलब ये है ज्यादातर लेडीज 5 साल आराम से निकाल पा रही है। दूसरा, जितनी हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ये कैंसर, सबसे अच्छी बात क्या है, ये कैंसर एक तो अर्ली डायग्नोज किया जाता है। अगर लेडीज अवेयर हो जाती हैं, उनको अपने आप को अगर महीने में एक बार भी वो चेक करें, बहुत जल्दी से डायग्नोज कर सकते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में जो क्योर रेट्स हैं वो 95%, 90% और 85% तक अचीव हो चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अगर किसी में स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर है, वो भी काफी ज्यादा चांस है कि 5 years वो आराम से सर्वाइव कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, कोई घबराने की बात नहीं है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना है और स्क्रीनिंग पे भी ध्यान देना है, जिसमें हम मैमोग्राम करते हैं ताकि 45 या 50 ईयर्स के बाद हर 2 साल के अंदर अगर एक लेडी अपना जैसे हेल्थ चेकअप कराने जाती है तो अपना ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन भी कराए। और उस केस में वो लोग खुद डायग्नोज करने से पहले भी हम बहुत अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ सकते हैं और उसमें 100% क्यूरेबल होता है। तो मैसेज ये है, ब्रेस्ट कैंसर से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम उसको एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में पकड़ भी सकते हैं और अगर किसी को स्टेज एडवांस भी है तो भी आज की डेट में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट उपलब्ध हो चुकी है। और ब्रेस्ट कैंसर हमारे लिए एक तरह से मान सकते हैं या तो क्यूरेबल डिजीज है या क्रॉनिक डिजीज है। तो इससे कोई ऐसा कोई पैनिक वाली बात नहीं। लेकिन डॉक्टर, जो डर यहाँ पर बना रहता है कि एक बार अगर ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो दोबारा ये हो सकता है, इससे बचने के लिए किस तरह का लाइफस्टाइल अपनाया जाए, क्या तरीके अपनाए जाए, प्रिकॉशन क्या लिया जा सकता है? जैसे ब्रेस्ट कैंसर मैंने आपको बताया हार्मोनल और लाइफस्टाइल से काफी रिलेटेड है। और तीसरी जो चीज है वो है एज रिलेटेड इंक्रीज इन इंसिडेंस। और चौथी जो चीज है वो है फैमिली हिस्ट्री। तो अगर हम हर एक चीज पे अगर देखें तो जो
जो एज की वजह से रिस्क बढ़ता है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय रेगुलर स्क्रीनिंग एवरी 1 to 2 years विद मैमोग्राम, नंबर 1। नंबर 2, जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो ब्रेस्ट कैंसर है वो हम सबको पता है, डॉक्टर के बोलने की जरूरत नहीं है कि हम कम से कम अपने आप को फिट रखें, जिसके अंदर की हर हफ्ते में कम से कम हम अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए 3 घंटे निकालें, जिसमें कि मॉडरेट एक्सरसाइज करें ताकि आपका बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज्यादा ना बढ़े। जो डाइट है, डाइट ऐसी होनी चाहिए जो बैलेंस्ड हो, बहुत ज्यादा फैट या कार्बोहाइड्रेट में रिच ना हो, उसको एक बैलेंस डाइट हो जिसके अंदर प्रोटीन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और प्रेडोमिनेंटली वेजिटेरियन डाइट को ज्यादा इस्तेमाल करें। चौथा, हार्मोनल इम्बैलेंसेस अगर किसी लेडी को, जैसे कि पीसीओडी है, इनफर्टिलिटी है, तो वो अपने डॉक्टर से बात करके हार्मोनल इश्यूज को पहले से रिजॉल्व कराएं। आई थिंक अगर इतने छोटे स्टेप्स पे अगर ध्यान देंगे, और 5वीं चीज वो है जागरूकता। वो हम डॉक्टर्स, मीडिया, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जितना हो सके हम अपनी जो लाइफ में हैं उनको हम अवेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपनी राय देने के लिए, अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।